Hello and welcome everybody for our next class in history, class 8. And in this class, we are going to discuss about the problems which the farmers were facing in India during the British rule. तो आज हम लोग उन बातों पे गौर करेंगे कि ब्रिटिश रूल के अंतर्गत जो फार्मर्स थे इंडिया में उनको दिक्कतें क्या आ रही थी या कहाँ वो स्ट्रगल कर रहे थे. अप टू नाउ हैव स्टडीड अबाउट द महलवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट. जो भी सिस्टम हम लोग पढ़े हैं अभी तक उसमें पीजेंट्स के लिए कुछ भी बेनिफिट नहीं था, कोई फायदा नहीं था पीजेंट्स को. और बेनिफिट किसको था? या तो जमींदारों का था या फिर ब्रिटिश जो रूलर्स थे उनको था, क्योंकि उनको ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा था. देयरफॉर द पीजेंट लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट. तो इसमें पीजेंट का लाइफ था वो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया. और पीजेंट जो थे उनके पास बहुत कम संभावनाएं थी कि ताकि वो खेती को विकास करें, क्योंकि उनके पास प्रॉफिट ही नहीं था. जब प्रॉफिट हम नहीं होगा हमको किसी इंडस्ट्री में या किसी भी काम में, तब हमारा मन कैसे लगेगा उस काम को करने में और क्यों हम उस काम को करेंगे. दिस वाज द मेन प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द colonial पीरियड. नाउ द फार्मर्स एट मेनी प्लेस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस. तो फार्मर जो थे इसके खिलाफ बहुत जगह बगावत भी किए और जो कल्टीवेशन था, जो सिस्टम था टैक्स का, उसको उन्होंने विरोध भी किया जगह जगह. नाउ द क्रॉप्स फॉर यूरोप. द ब्रिटिश वेर ओरिजिनल ट्रेडर्स. जो ब्रिटिश थे वो ट्रेडर्स थे, मतलब व्यापारी थे. और उनके हिसाब से वही काम सबसे अच्छा था जिसमें ज़्यादा मुनाफा हो, फायदा हो. देयरफॉर दे पेड अटेंशन फॉर टू ग्रो दिस क्रॉप्स विच वेर वेरी मच डिमांड इन यूरोप. तो उन्होंने कुछ क्रॉप्स पे विशेष ध्यान दिया जिसका डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा था, उससे पैसा बहुत कमाया जा सकता था. इस पर उन्होंने ध्यान देने की कोशिश की. व्हाट आर द क्रॉप्स? इट वेर टी, जूट, राइस, सुगर कैन, कॉटन, के कुछ क्रॉप्स के नाम है जिसका हम यहाँ नाम लिख दिए हैं. और इन क्रॉप्स को ब्रिटिश ने प्रेफर किया ग्रो करने के लिए ताकि इससे वो यूरोप में बेच सकें और पैसा ज़्यादा कमा सकें. व्हाट आर द क्रॉप्स? टी, टी इन आसाम, व्हीट इन पंजाब, जूट इन वेस्ट बंगाल, राइस इन मद्रास, शुगर केन इन उत्तर प्रदेश एंड कॉटन इन महाराष्ट्र. जितने भी क्रॉप्स का नाम लिए उन्होंने इसको बढ़ावा दिया. क्यों बढ़ावा दिया? ताकि इसको बेच सके, यूरोप में ले जा सके और ज़्यादा पैसा कमा सके. बिकॉज द ब्रिटिश वेर ट्रेडर्स, दे हैड नो लाइकिंग फॉर द इंडियंस टू डेवलप देम. तो उनको भारतीयों से कोई प्रेम नहीं था, वो भारतीयों के डेवलपमेंट के लिए कभी उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं, केवल अपने ट्रेड पर ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया. नाउ अनदर क्रॉप वाज देयर विच वाज टू मेंशन. एक और क्रॉप है जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया. उस क्रॉप का नाम क्या था? इंडिगो. ब्रिटिश ने इंडिगो या नील की खेती के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया. और नील जो है एक डाई है. डाई मतलब कलर. इसका रंग जो है बहुत ही गाढ़ा नीले रंग का होता है और इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. द पीपुल वेरी मच लाइक द इंडिगो एंड इंडिगो इज यूज फॉर डाइंग द क्लॉथ्स. तो इंडिगो रंग से जो क्लॉथ्स डाई होते हैं, रंगे जाते हैं, उनका रंग बहुत ही गाढ़ा होता है और ये रंग जल्दी उतरता नहीं है. मीन्स it does not fades away easily. Therefore the people likes to color the cloth or dye the cloth in the indigo. And indigo is a tropical crop. इंडिगो जो की जो खेती होती है वो गर्म देशों में होती है. एग्जाम्पल इंडिया, कैरेबियन आइलैंड्स, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका. द इंडिगो इज ग्रोइंग वेरी वेल. Therefore the British wanted more and more indigo to be cultivated for their textile industry. But before indigo cultivation, another chemical compound or substance which was used was wood. इंडिगो के अलावा एक और सबस्टेंस था जिसका नाम था wood. And wood was also used for dyeing the clothes, but the color of the wood was not as very bright as the indigo. wood से जो रंग प्राप्त होता था बहुत ब्राइट नहीं होता था और इसका उतना डिमांड नहीं था. बट इट वॉज ए टेम्परेट क्रॉप
एंड मोस्टली ग्रोन इन यूरोप। लेकिन यूरोपीय देशों में ये क्रॉप अच्छा ग्रो करता था क्योंकि ये ठंडे मौसम में होता था। यूरोप में गर्मी नहीं पड़ती है, ठंडी रहती है, तो वुड वहाँ पे अच्छा ग्रो करता था, इसलिए वहाँ पे लोग वुड को प्रेफर करते थे। बट द कलर वॉज नॉट वेरी रिच, देयरफॉर द ब्रिटिश वांटेड द इंडियंस टू ग्रो द इंडिगो फॉर देम एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसलिए उन्होंने इंडियंस से बाध्य किया कि ये इंडिगो ग्रो करें ताकि उनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सके। नाउ द इंडिगो कल्टीवेशन। The British turned attention towards growing of the indigo, but the indigo has certain problems. The first problem is that indigo is grown in two varieties, or two types, or two methods: the niche cultivation and the riot. The niche cultivation क्या था? When the planter was growing in his own field, it was the niche. तो niche क्या था? वो खेत जिसमें खेतिहर जो था अपने खेतों में बोता था, उसको niche कहते हैं. A riot means it was given by the Britishers or the company. The fields were given to the farmers and they were forced to grow the indigo on them. तो रायट जो सिस्टम था बहुत ही मतलब कष्टकारी था, जिसमें जबरदस्ती इंडिगो ग्रो कराया जाता था. देन द प्रॉब्लम ऑफ नीज कल्टीवेशन. तो नीज कल्टीवेशन का प्रॉब्लम क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम यह था कि नीज जो थी खेती वो बड़ी नहीं होती थी, मीन्स इट वॉज वेरी स्मॉल साइज. द एरिया ऑफ द लैंड वॉज वेरी स्मॉल एंड द कल्टीवेशन वॉज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल. इसका कल्टीवेशन ही प्रॉफिटेबल नहीं था. Secondly, there was less labor because the time of growing indigo and that price was same. तो इंडिगो और धान बोने का जो समय था एक ही था, इसीलिए फार्मर्स प्रेफर कम करते थे इंडिगो बोना, वो धान बोना ज़्यादा पसंद करते, बिकॉज द राइस वाज गिविंग देम फूड एंड द मनी अर्न फ्रॉम इंडिगो वाज वेरी लेस. तो इंडिगो से जो पैसा कमाते थे वो लोग बहुत ही कम था, इसलिए वो इंडिगो को प्रेफर नहीं किया, राइस बोना ज़्यादा प्रेफर किए. Therefore, the people in India did not like to invest in the indigo production, and in the right way, the Britishers forced the Indians to produce indigo for them, and this system was very not good for the peasants and it exploited them. तो इंडिगो जो बोने का सिस्टम था राइट वाली, वो शोषण पे आधारित था. इट वाज द एक्सप्लॉइटेशन प्रोसेस and the people were exploited by the Britishers. So thank you very much for listening to me. If you have any comments and queries, you can put up, and have a good day.